हेलो एवरीवन, आई एम मुसाइद मलिक और आज हम फिर से नया लेक्चर स्टार्ट कर रहे हैं जो कि हमने पिछले डिस्कशन भी किया था कि सार्स कोव 2 मर्स और कोविड-19 नोवल कोरोना वायरस के बारे में डिस्कशन करेंगे। चलिए आइए देखते हैं इसको। हेयर सार्स स्टैंड्स फॉर सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम और मर्स मिडल ईस्ट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम एंड नोवल कोरोना वायरस जो हम अब स्टडी करने वाले हैं। ठीक है, एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम मर्स की होती है, मिडल ईस्ट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम एंड कोविड-19 जो है, जिसमें यहाँ पर जो एन जो है वो डिनोट कर रहा है नोवल कोरोना वायरस। नोवल मीन्स न्यू। ठीक है, आगे हम थोड़ा कैरी ऑन करते हैं। और सार्स कोरोना वायरस, सार्स कोव वायरस आइडेंटिफाइड इन 2003। इसका जो आउटब्रेक हुआ था वो 2003 में हुआ था। सार्स कोव इज़ एन एनिमल वायरस। ये एक एनिमल वायरस है, यानी कि जूनोटिक वायरस है। जूनोटिक वायरस है, ये बैट्स में होता है, सिविड्स, कैट्स एंड फर्स्ट इन्फेक्टेड ह्यूमंस इन ग्वांडोंग प्रोविंस ऑफ साउदर्न चाइना। तो पिछली बार भी इसका आउटब्रेक चाइना में ही हुआ था। और ये जो सिविड्स होते हैं, ये क्या होता है, इनका जो फेस होता है वो तो रैट के जैसे होता है, बट जो पूरा स्ट्रक्चर, बाकी का जो स्ट्रक्चर, बॉडी स्ट्रक्चर होता है वो एक कैट के जैसे होता है। इसको सिविड्स कैट्स बोलते हैं। अब जब 2002-03 में जो इन्फेक्शन हुआ था सार्स कोव 1 का, तो उस टाइम में क्या हुआ था वो देखते हैं हम लोग। और अब जो 2020 में जो नोवल कोरोना वायरस आया 2019 के एंड में, उसका डेथ रेट और इसका देखिए। यहाँ पर वुहान जो प्रोविंस है चाइना की, उसकी बात चल रही है। यहाँ पर 2020 में टोटल केसेस हुए 561 सॉरी। तो इसमें से डेथ कितने की हुई वो देखिए। डेथ हुई 910 पीपल्स की, यहाँ पर 774 की डेथ हुई। तो आप देख रहे हैं कितना बड़ा एवरेज है। जो नोवल कोरोना वायरस एनकोव 2 है, उससे डेथ का रेट बहुत ज़्यादा है, सॉरी उसका डेथ का रेट बहुत कम है एज़ कम्पेयर टू सार्स भी एक बहुत कंटेजियस वायरस था। इसका इन्फेक्शन स्लो होता था, मतलब मल्टीप्लिकेशन इन्फेक्शियस जो प्रॉपर्टी थी वो इसकी कम थी, लेकिन इसका जो मोर्टिलिटी रेट था वो बहुत ज़्यादा था। अब यहाँ देखिए 8000 में ही 774 जा रहे हैं, यानी कि भाई अप्रोक्स 10%, 8%, 9% मोर्टिलिटी रेट जा रहा है इसका। ठीक है, बात आती है अब आगे। तो ये तब ही, मतलब एक न्यूज़ एजेंसी से हमने ये फ़ोटोग्राफ्स क्रॉप किया है, क्लिप किया है। तो इसमें देखिए, ये तब की न्यूज़ है 2003 की। सार्स कैन इट बी स्टॉप्ड, ख़त्म हो गया द न्यू एज ऑफ एपिडेमिक्स। ये तभी डिक्लेयर कर दिया था कि एपिडेमिक्स की नई एज स्टार्ट हो रही है और हम लोग को वैक्सीन की तरफ जाना पड़ेगा। ये दिखा रखा है। ये जो वायरस होते हैं ये सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए वायरसेस होते हैं, जितने भी ये सार्स की फैमिली के वायरसेस हैं। An epidemic of SARS affected 26 countries and resulted in more than 80,000 people cases in 2003। मतलब ये जब एपिडेमिक आया था, एपिडेमिक को थोड़ा सा हम डिफाइन कर देते हैं। एपिडेमिक क्या होता है, कोई भी डिजीज़ एक पर्टिकुलर कंट्री में जब बहुत ही स्पीड से फैलती है तो उसको एपिडेमिक बोलते हैं। और वही सारी डिजीज़ अगर मतलब पर्टिकुलर किसी कंट्री में ना होकर बहुत सारी कंट्री में एक साथ फैले तो उसको पेंडेमिक कहते हैं। ठीक है, और कोई एपी सेंटर वो होता है जहाँ से वो डिजीज़ स्टार्ट हुई है और मतलब वो उसका आउटब्रेक वहाँ से हो रहा है। तो 2003 में 26 कंट्रीज अफेक्टेड हुई थी सार्स से, सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम से, और जिससे कि 80,000 पीपल्स इन्फेक्टेड हुए थे। तो उस टाइम इसका वैक्सीन का काम स्टार्ट हुआ था, लेकिन इसमें डिले कर उसको रोक दिया गया। ट्रांसमिशन ऑफ सार्स कोव 2 इज़ प्राइमरली फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। इसका भी ट्रांसमिशन पर्सन टू पर्सन होता था। रेस्पिरेटरी सिक्रीशन एंड स्टूल के जो स्टूल्स, मतलब फेसेस वगैरह जो हमारी होती हैं उसके थ्रू, और क्या कहते हैं रेस्पिरेटरी जितने ही पाथवेज थे, हमारा नेसल स्वैग हो गया, एसोफेरिंजियल स्वैग हो गया, स्वैब हो गया, और मतलब काफ़ी सारी चीज़ों, जितने भी मतलब हमारे रेस्पिरेटरी से रिलेटेड जितना भी कुछ था उससे सबसे इसका इन्फेक्शन होता था। इम्प्लीमेंटेशन ऑफ अप्रोप्रिएट इन्फेक्शन कंट्रोल प्रैक्टिसेस ब्राउट टू द ग्लोबल आउटब्रेक टू एन एंड। ठीक है, अब कोरोना वायरस के सिम्टम्स यहाँ पे दे रखे हैं, जो कि मिडल ईस्ट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम के अलग हैं और अपने सार्स के अलग दे रखे हैं। तो ये देखिए कॉमन सिम्टम्स क्या है। फीवर होगा, आफ्टर 2 to 7 days डेवलप टू अ ड्राई कफ भी होगी,
माइल्ड ब्रीथिंग होगी, मतलब हल्की मुल्की ब्रीथिंग में डिफ़िकल्टीज़ होगी। आउटसाइड गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल इश्यूज़ होंगे, मींस इंडाइजेशन होगा, डायरिया होगा, डिफरेंट टाइप्स के बॉडी एचेस होंगे, यहाँ तक कि बॉडी पे पैचेस भी हो जाएंगे, ये रेड ऐसे पैचेस हो जाएंगे। हाई फीवर अराउंड 100.4 फ़ारेनहाइट्स में जाएगा, निमोनिया हो सकता है, किडनी फेलियर, डेथ, मतलब ये सारे सिम्टम्स होंगे। सिम्टम्स आर इन्फ्लुएंजा लाइक इंक्लूड फीवर्स, मलेरिया होना चाहिए यहाँ पे, मिजेलिया, हेडेक्स, डायरिया, सिवरिंग्स, रिगर्स एक्सेट्रा। सिवरिंग क्या होता है, शरीर काँप काँप कर मतलब कुछ डिफिकल्टी आए, ठीक है। नो इंडिविजुअल सिम्टम्स और क्लस्टर्स ऑफ द सिम्टम्स हैव प्रूव्ड टू बी स्पेसिफिक इन डायग्नोसिस ऑफ सार्स। और एक मतलब बड़ी इंटरेस्टिंग बात ये थी कि सार्स जो वायरस था उसका कोई मतलब, और यहाँ तक कि नोवल कोरोना वायरस में भी यही है कि कोई इसका एक इंडिविजुअल सिम्टम नहीं है जिससे आप मतलब डायग्नोस कर पाएँ ये सारे सिम्टम्स आ रहे हैं तो आप ये पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो। ये हर पर्सन टू पर्सन डिपेंड करते हैं, क्या सिम्टम्स आएंगे, क्या आउटब्रेक होगा, वो उसके डीएनए पर डिपेंड करता है, डीएनए सीक्वेंसिंग पे। ऑल्दो फीवर इज़ द मोस्ट फ्रीक्वेंटली रिपोर्टेड सिम्टम्स, इट समटाइम्स एब्सेंट्स इनिशियल मेजरमेंट स्पेशली इन द एल्डरली इम्यूनोसप्रेस्ड पेशेंट्स। मतलब जिसको हम इम्यूनोसप्रेस्ड पेशेंट उनको बोलते हैं, जिसका मतलब हाल ही में कोई बॉडी का कोई ऑर्गन ट्रांसप्लांट हुआ हो तो हमको उसको इम्यूनिटी उसकी डाउन करके रखनी पड़ती है। उस इम्यूनिटी डाउन करने की वजह से किसी में तो ये सिम्टम्स दिखाई भी नहीं देते, जैसे फीवर हो गया या बॉडी एक्स हो गया, पेन हो गया, कफ हो गया। इनिशियली ड्राई शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ एंड डायरिया आर द प्रेजेंट एट द फर्स्ट एंड सेकेंड वीक ऑफ इलनेस। जब एक वीक हमारा लगभग कंप्लीट होने वाला था उस टाइम में डायरिया, इलनेस और ड्राई कफ ये सारी सिम्टम्स आने लगते हैं। सीवियर केसेस ऑफन इवॉल्व रैपिडली प्रोग्रेसिंग टू रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस एंड रिक्वायरिंग इंटेंसिव केयर। सीवियर जो पेशेंट्स होते हैं उसमें इंटेंसिव केयर की नीड होती है। इस सेंटेंस का कहने का मीन्स ये है। करंटली नो एरियाज ऑफ द वर्ल्ड आर रिपोर्टिंग ट्रांसमिशन ऑफ सार्स। और आज की डेट में 2020 को छोड़ के, क्योंकि 2020 में फिर से आउटब्रेक हुआ था सऊदी अरेबिया के अंदर सार्स का एंड मर्स का भी, तो उसमें तो कुछ पर्टिकुलर एरिया पे इन्फेक्शन हुआ था। वैसे मतलब सारे केसेस, अब कोई सार्स के केसेस नहीं आते हैं। Since the end of the global epidemics in July 2003, SARS has been reappeared 3 times from laboratory incidents Singapore, Chinese Tapia, and once in the southern China, where the source of infection remains undermined, although there is a circumstantial evidence of animal to human transmission. जुलाई 2003 में सार्स का एपिडेमिक ऑलमोस्ट ख़त्म होने पर आ गया था। उसके बाद में फिर भी 3 से 4 बार मतलब ये इसका आउटब्रेक हो गया। कई बार साइंटिस्ट की गलती हुई रिसर्च के टाइम में, और कई बार ये एनिमल टू ह्यूमन आया, वो सारी चीज़ें बता रखी हैं। अब मर्स की बात आती है। मर्स क्या है? मिडल ईस्ट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम। मिडल ईस्ट मीन्स क्या होगा, जो हमारे मिडल्स की कंट्रीज़ हैं वहाँ पर इसका आउटब्रेक हुआ। और जैसे कि इसका नाम ही सजेस्ट करता है, मिडल ईस्ट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम। सिंड्रोम का मीन्स क्या होता है, डिफरेंट डिजीज़ एक साथ होना। मतलब एक डिजीज़ हुई, उससे फिर दूसरी, फिर उससे तीसरी, मतलब इससे एक चेन ऑफ डिजीज़ हो जाती है। इसको हम बोलते हैं सिंड्रोम। तो इसका इन्फेक्शन कैसे होता था? इसका ट्रांसमिशन ऐसा माना जाता है कि ये कैमल जो होते हैं इनके थ्रू, इसमें ये कोई इन्फेक्शन नहीं करता है और ह्यूमंस में ये इन्फेक्शन करता है, तो ये इसके थ्रू होता है। ये कैमल्स के थ्रू दिखा रखे डायग्राम्स, मर्स का दिखा रखा है इन्होंने। ये WHO का एक हमने फोटोग्राफ्स लिया है उसके डेटा का। आउटब्रेक हुआ 2012 में जॉर्डन में, लेटेस्ट आउटब्रेक 2020 सऊदी अरेबिया में हुआ। पोटेंशियल रिजर्वायर्स क्या थे? बैट से हो सकता था, बैट से हुआ होगा, ड्रोमेंडरी हो गया, कैमल्स हो गए, एल्पेकियंस हो गए। टोटल केस कितने हुए? 2519, और डेथ कितनी हुई? 864। तो फर्टिलिटी रेट अराउंड 34.3% आया। तो ये फर्टिलिटी रेट एज़ कम्पेयर टू कोविड अभी भी, मतलब जब हम ये लेक्चर रिकॉर्ड हो रहा है उस टाइम पे भी, मतलब इतना जो कोविड बड़ा पीक पर चल रहा है, इसकी सेकेंड वेव चल रही है, लेकिन तब भी इतना इसका फर्टिलिटी रेट नहीं आया है। ये वायरस दिखा रखा है, ये इसके स्पाइक प्रोटीन्स हैं जो हमारे लंग्स के रिसेप्टर से जाके जुड़ते हैं। ये न्यूक्लियोइड कैप्सिड दिखा रखा है, ये सारी चीज़ें दिखा रखी हैं। ये RNA पॉजिटिव स्ट्रैंड RNA वायरस है। मर्स का क्या है? सिम्टम्स वही नॉर्मल सब सेम ही है लगभग, आप देख लीजिए एक बार। मैं हट जाता हूँ अगर आपको स्क्रीनशॉट वगैरह लेना हो।
ये मिडल ईस्ट की सारी कंट्रीज़ दिखा रखी हैं जहाँ पर इसका आउटब्रेक हुआ, ठीक है। मिडल ईस्ट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम आर वायरल इन रेस्पिरेटरी डिजीज कॉज्ड बाय द नोवल कोरोना वायरस मिडल ईस्ट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम कोरोना वायरस मर्स कोव। इसको नाम क्या दिया गया था? मर्स कोव। डेट वॉज फर्स्ट आइडेंटिफाइड इन सऊदी अरबिया इन 2012 में। इसका पहली बार मतलब इसका जो आउटब्रेक हुआ वो 2012 में हुआ था। लेकिन कुछ स्टडीज़ ये भी कहती हैं सार्स, मर्स और ये जितने कोविड के जो जितने वायरसेस इनकी जितनी फैमिली है, इसका आउटब्रेक 1960 में भी हुआ था, जिसका साइंटिस्ट ने एक जिक्र किया था, लेकिन वो हिस्ट्री में ही रह गया सिर्फ। टिपिकल मर्स सिम्टम्स इंक्लूड फीवर, कफ एंड शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ. Pneumonia is a common but not always present. Approximately 35% reported patients with MERS CoV infection have died. मतलब जितने रिपोर्टेड पर्सन थे मिडल ईस्ट सिंड्रोम के, रेस्पिरेटरी सिंड्रोम के, तो उसके अप्रोक्स जैसे 10,000 अगर पीपल्स को हुआ है तो उसमें से 3500 पीपल्स की डेथ कन्फर्मली हुई है। तो ये बहुत इन्फेक्शियस और क्या कहते हैं कंटेजियस, इसका फर्टिलिटी रेट भी बहुत ज़्यादा था। इसके सिम्टम्स क्या होंगे? थोड़ा सा इसको हम चेंज करते हैं, प्रॉब्लम आ रही है तो इसको थोड़ा सा डिक्रीज़ करते हैं हम लोग। सिम्टम्स क्या? क्लिनिकल स्पेक्ट्रम मर्स कोव इन्फेक्शन रेंजेस फ्रॉम नॉन सिम्टम्स एसिम्टोमेटिक और माइल्ड रेस्पिरेटरी सिम्टम्स टू सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी डिजीज़। कहने का मीन्स ये है सेंटेंस का कि सिम्टम्स कई बार तो नेग्लिजिबल ही होते हैं, मतलब सिम्टम्स दिखेंगे नहीं और इन्फेक्शन इतना मतलब हार्ड हो गया होगा कि वो एक सीवियर कंडीशन में चला जाएगा, फिर उसको मीन्स क्योर कर पाना थोड़ा बहुत मुश्किल ही हो जाता है। टिपिकल प्रेजेंटेशन ऑफ MERS CoV disease is fever, cough, shortness of breath. Severe illness can cause respiratory failure that requires mechanical ventilation and supports in intensive care unit. जो सीवियर केसेस में हमको क्या होता है, हमारे लंग्स जो होते हैं वो पूरे प्रॉपर्ली वर्क नहीं कर पाते हैं, क्योंकि होता क्या है, जो लंग्स है हमारे उसका सबसे एंड पार्ट जो होता है वो एल्वेओली होती हैं, वहीं पर मतलब एक थिन लेयर होती है जिससे हमारी ब्लड से ऑक्सीजन वहाँ पर मतलब इधर से उधर ट्रांसमिशन होता है। ब्लड से कार्बन डाइऑक्साइड आती है, एल्वेलाई से मतलब लंग्स से हमारे जो उसकी यूनिट है फंडामेंटल एल्वेलाई हम बोल सकते हैं, उससे हमारा गैसेस ऑक्सीजन वहाँ जाती हैं ब्लड में। तो वहीं पर मतलब वहाँ पर क्या होता है, बहुत सारा फ्लूइड इकट्ठा हो जाता है, जो कि मतलब हमारे ये जो वायरसेस जितने भी होते हैं तो ये लंग्स में आकर क्या करते हैं, बहुत हद तक इन्फ्लेमेशन करते हैं। तो फिर हमारे साइटोकाइन बैरियर्स जैसे जो हाइपर इम्यून रिस्पॉन्स होता है वो क्रिएट होता है, जिससे कि साइटोकाइन स्ट्रॉम आएगा। जब साइटोकाइन स्ट्रॉम आएगा तो बहुत हद तक मतलब उसमें फ्लूइड इकट्ठा होगा, तो फिर गैसेस का एक्सचेंज होना बहुत मुश्किल हो जाएगा, और मुश्किल होने की वजह से फिर पर्सन को SpO2 काउंट बिल्कुल डिक्रीज़ हो जाएगा, 90, 85, 50 तक आ जाएगा यहाँ तक की। तो उस केसेस में वेंटिलेशन की ज़रूरत होती है। The virus appears to cause more severe disease in older peoples with weakened immune system. तो जिसका इम्यून सिस्टम वीक होगा तो उसको तो फिर होना ही है। एंड दोज विद क्रोनिक डिजीज सच एस रेनल डिजीज़, कैंसर, क्रोनिक लंग्स डिजीज़ एंड डायबिटीज़। अब यहाँ पर जो क्रोनिक डिजीज़ की जो बात आई है उसका यहाँ पर क्या रीज़न है? क्रोनिक जिसमें डिजीज़ हैं तो उसके लिए ये वायरस ज़्यादा इन्फेक्शियस इस वजह से हो जाता है क्योंकि जो रिसेप्टर्स लंग्स में हमारे कुछ रिसेप्टर्स बंद होते हैं पहले से, लेकिन जब हम इन सब चीज़ की मेडिसिन्स लेते हैं, जो क्रोनिक डिजीज़ जैसे कि डायबिटीज़ हो गया, ब्लड प्रेशर हो गया, तो इसमें ACE2 रिसेप्टर्स होते हैं, कुछ और रिसेप्टर्स होते हैं जो कि स्पाइक प्रोटीन्स इससे पहले नहीं जुड़ सकते थे, वो सारे रिसेप्टर्स खुल जाते हैं, जिससे कि ज़्यादातर जितने भी स्पाइक प्रोटीन्स हैं वो लॉक एंड की हाइपोथेसिस जैसे आपने पढ़ रखा होगा, तो उससे जुड़ पाते हैं, इसलिए इन्फेक्शन उन लोगों को जल्दी हो जाता है, और कोई बड़ा रीज़न नहीं है इसमें। अब प्रिवेंशन क्या है इसकी? Prevention and treatment. No vaccine or specific treatment is currently available. However, several MERS-CoV specific vaccines and treatments are development. लेकिन आज की डेट में जब हमने ये नोट्स प्रिपेयर किए थे तब उस टाइम तक वैक्सीन प्रॉपरली मतलब कोई भी वैक्सीन का ट्रायल कंप्लीट नहीं हो पाया था, फाइनल ट्रायल। लेकिन अब जैसे कि स्पुतनिक 5, Pfizer, मॉडर्ना, ये 3 बेस्ट वैक्सीन इस टाइम में अवेलेबल हैं, जो कि हर स्ट्रेन में अवेलेबल हैं और क्योर कर रही हैं। ट्रीटमेंट इज़ सपोर्टिव एंड बेस्ड ऑन द पेशेंट क्लिनिकल कंडीशंस। तो मतलब क्या था
ट्रीटमेंट जो है वो अभी तक भी सपोर्टिव दिया जा रहा है पेशेंट्स को, क्योंकि इसमें क्या है, हमारे पास वैसे जैसे एंटीवायरल ड्रग्स वैसे नहीं है जो जो मतलब डायरेक्टली क्योर कर पाएँ। तो सपोर्टिव पे मतलब वही सपोर्टिव का क्या मीन्स है यहाँ पर, मीन्स ये है कि जो जैसे फीवर हुआ तो फीवर की मेडिसिन दे दी, अगर निमोनिया हो रहा है तो निमोनिया की दे दी, मतलब सिम्टम्स की बेसिस पर मेडिसिन दी जा रही है। यहाँ पर इस सिम्टोमेटिक मेडिसिन चल रही है। ये सारे केसेस का डेटा है, इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन यहाँ पर आप देखिए इन सब में एक रियल हीरो है, वो है ये डॉक्टर। ये देखिए, ये ग्लव्स पहने डॉक्टर ने और कोविड को कैसे उसके स्पाइक्स तोड़ रहा है। ये होते हैं इसके स्पाइक प्रोटीन्स, जो कि हमारे लंग्स के रिसेप्टर्स में जाके ज्वाइन हो जाते हैं। ये अपना डीएनए यहाँ से फिर, और ये जो होता है इसका, ये एनवलप हो गया, ये किसका होता है, लिपोप्रोटीन्स का बना हुआ होता है, आरएनए प्रोटीन, ये सारी चीज़ें हो गई। ये सारे सिम्टम्स दे रखे हैं, ड्रॉपलेट इन्फेक्शन से होगा, ये सारी चीज़ें। ये हमारा जो मैं आपको बोल रहा था ना, मतलब लंग्स का जो एंड पार्ट है जो कि है एल्विलाई, ये इस तरीके से एल्विलाई होती है। यहाँ पर जब बहुत सारा फ्लूइड इकट्ठा हो जाता है और यहाँ पर ये हमारी ब्लड वेसल्स जा रही हैं, इससे एक्सचेंज होना है, तो यहाँ पर जब फ्लूइड होता है तो जैसे यहाँ से CO2 है, यहाँ पर O2 है, जब O2 आएगा और यहाँ पर काफ़ी सारा जब फ्लूइड भर जाएगा तो फिर ये एक्सचेंज नहीं हो पाता है। इस कंडीशन को हम बोलते हैं निमोनिया। तो ये निमोनिया ही मेन कॉज हो पा रहा है डेथ का। ये देखिए इन्फेक्टेड दिखा रखा है, जिसमें यहाँ पर फ्लूइड सारा भर गया है। नॉन इन्फेक्टेड ये दिखा रखा है, ये एक्सचेंज हो रहा है सीधा। यहाँ पर क्या हो रहा है, एक्सचेंज नहीं हो पा रहा है, क्योंकि यहाँ पर ये फ्लूइड आ गया, देखिए ये फ्लूइड दिखा रखा है। तो मैं हट जाता हूँ एक बार आपके लिए, आप देख लीजिए, ड्रॉ कर लीजिए अगर बनाना है या समझना है। हाउ कोविड किल्स, अब ये कैसे मारता है इंसानों को। तो वही जैसे हमने डिस्कशन किया कि जो हमारा लंग्स का मेन पार्ट है, जिससे मतलब जो फंडामेंटल वर्क कर रहा है, तो वही एल्वेलाई है। एल्वेलाई में ही फ्लूइड्स इकट्ठा हो जाता है, जिसकी वजह से गैसेस का एक्सचेंज नहीं हो पाता है। ये इस टाइप से मतलब थिन मेम्ब्रेन होती है, जिसके थ्रू मतलब ट्रांसमिशन होता है। कोविड-19 और साइटोकाइन स्टॉर्म, ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, जो कि हमारे नीट NCERT सिलेबस में भी एक लाइन लिखी हुई है, जो कि मतलब इंटरफेरॉन्स से रिलेटेड, साइटोकाइन वेरियस से रिलेटेड लिखी है। बस एक लाइन है, वो काफ़ी है NTA को नीट में एक क्वेश्चन डालने के लिए। तो चलिए आइए इसको देखते हैं। साइटोकाइन स्टॉर्म क्या होता है, बेसिकली होता क्या है, फिर से आपको बताया जा रहा है। हमारे बॉडी में अगर कोई भी वायरस आएगा और हमारी किसी भी सेल को अगर इन्फेक्ट करता है, उसके अंदर अपना जेनेटिक मटेरियल इंसर्ट करता है, अगर उस सेल की डेथ हो रही है, जब वो सेल डेथ होती है तो उसमें एक ऐसा सिस्टम लगा हुआ है हमारी यूकैरियोट सेल्स में, कि उसकी जब डेथ होगी तो वो एक केमिकल मैसेंजर्स रिलीज़ करती है फ्लूइड्स के फॉर्म में, जिसको हम बोलते हैं साइटोकाइन बैरियर्स, और उसको इंटरफेरॉन्स भी बोलते हैं, अल्फ़ा इंटरफेरॉन्स, बीटा इंटरफेरॉन्स। तो ये इंटरफेरॉन्स क्या होते हैं, केमिकल मैसेंजर्स होते हैं, जो आसपास की सेल्स होती हैं उनको मैसेज दे देते हैं कि हमारी सेल्स वायरस के द्वारा हाईजैक हो गई है, तो आप अपने ये वाले जैसे ACE2 या PACE2 जितने भी रिसेप्टर्स हैं, ये रिसेप्टर्स पे वायरस आके जुड़ेगा और इस तरीके से आप पे अटैक करेगा। तो सारी इन्फॉर्मेशन दे देते हैं। तो इन्फॉर्मेशन देंगे तो नेबरिंग सेल्स अपनी अपनी सेल्स को मतलब रिसेप्टर्स को बंद कर लेती हैं, तो वो फ्लूइड का काम होता है। लेकिन यहाँ पर कोविड के केस में क्या हो रहा है, वायरस बहुत ही मतलब शांति से रहता है, लंग्स में आएगा, बहुत तगड़ा इन्फ्लेमेशन करेगा तो पूरे लंग्स अपने जितनी भी सेल्स जो इन्फेक्ट होती हैं वो सारा मतलब साइटोकाइन रिलीज़ करना स्टार्ट कर देती हैं। जब साइटोकाइन रिलीज़ करेंगी तो ये स्टेरॉइड हार्मोन है, एक स्टेरॉइड केमिकल है, जब साइटोकाइन रिलीज़ होगा तो हमारे पूरे बॉडी के इम्यून सिस्टम को पता चल जाएगा कि भाई वायरस का बहुत तगड़ा इन्फेक्शन हो चुका है। तो ये एक ऐसी हाइप क्रिएट कर देते हैं, मतलब होता कुछ नहीं है लेकिन इतनी हाइप क्रिएट कर देते हैं कि हमारा इम्यून सिस्टम इतना हाइपर इम्यून एक्टिव हो जाता है कि वो जब सेल्स को आता है, मतलब कभी कभार क्या होता है, जब फाइट होती है तो फिर वो ये वाली कंडीशन आ जाती है कि अब सबको मारो। जब सबको मारो तो फिर वो हमारा इम्यून सिस्टम जब अटैक करता है तो एक तरफ से पूरे लंग्स को मतलब पूरा डैमेज कर देता है, और इतना डैमेज कर देता है कि उस कंडीशंस, वही एक कंडीशन होती है जिसमें वेंटिलेटर और ICU वगैरह में पेशेंट को ले जाया जाता है।
क्योंकि वहाँ से मतलब रेस्पिरेशन का तो काम ही ख़त्म हो गया, क्योंकि O2 ना आ रही है ना जा रही है, इतना फ्लूइड इसमें इकट्ठा हो गया। तो उस केसेस में हम लोग वेंटिलेटर पे रखते हैं। वेंटिलेटर पे रखने से सारे ऑक्सीजन उसको मतलब प्रोवाइड की जाती है। ऑक्सीजन प्रोवाइड अगर उसको हो रही है तो फिर क्या होगा, कुछ केसेस में ऐसा होता है कि पेशेंट दोबारा से रिकवर कर जाता है, और जिन केसेस में मतलब रिकवर नहीं करता है तो उसका कारण क्या है, डेथ क्यों हो रही है। सेम केसेस में डेथ इसलिए हो रही है, डेथ होने का मेन रीज़न ये है कि वो साइटोकाइन जो इतना रिलीज़ हुआ है, उस रिलीज़ होने के कारण हमारे इम्यून सिस्टम ने इतनी बुरी तरीके से अटैक किया है हमारे लंग्स की सेल्स पे कि ऑलमोस्ट सारी सेल्स को उसने ख़त्म कर दिया है। तो वो फिर रिकवर नहीं कर पाता है। तो इस केस में हम डॉक्टर्स क्या कर रहे हैं इस टाइम, मेडिसिन्स क्या यूज़ कर रहे हैं कि ये साइटोकाइन स्टॉर्म जो है इसको कंट्रोल कर पाएँ। तो डेक्सामेथासोन जो मेडिसिन है, डेक्सामेथासोन, ये मेडिसिन का क्या काम होता है, ये एंटी हिस्टामिन कह दो या एंटी साइटोकाइन हार्मोन के लिए कह दो। तो मतलब ये जो साइटोकाइन का जो रिलीज़ है उसको अपने सप्रेस करती है ये मेडिसिन। तो इसके डोसेस दी जा रही हैं करेंटली। दूसरी मेडिसिन क्या यूज़ हो रही है, क्लोरोक्विनिन। और ये जो जितने भी केमिकल्स दे रखे हैं यही है साइटोकाइन स्टॉर्म। ये सारे केमिकल्स का लेवल हमारे लंग्स के अंदर बढ़ जाता है। तो ये क्लोरोक्विनिन का क्या काम है, ये जो मेडिसिन है ये काम करती है हमारे जैसे जो हमारे हमने यूकैरियोट सेल्स पढ़ी होंगी अपने 11th क्लास में। तो हमारे जो बॉडी सेल्स के अंदर जो लाइसोजाइम होते हैं, तो लाइसोजाइम कहलाए जाते हैं हमारे सुसाइडल बैग ऑफ द सेल। मतलब हमारी सेल के अंदर भी एक तरीके का बॉम्ब होता है, जो हाइड्रोजन बॉम्ब कह लीजिए एंड एटम बॉम्ब कह लीजिए। तो अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है, कोई हाईजैक होती है हमारी सेल, तो सुसाइडल बैग्स को ब्लास्ट करा दिया जाता है हमारे डीएनए के द्वारा। डीएनए आरएनए जो भी जेनेटिक मटेरियल है उसके स्पेसिफिकली उससे ब्लास्ट कराया जाता है, और ब्लास्ट करने के साथ ही वो सेल्स की डेथ हो जाती है। तो इस केस में, कोविड के केस में भी यही हो रहा है। जो साइटोकाइन का स्टॉर्म का लेवल बढ़ रहा है तो सेल ब्लास्ट करने लगती हैं, ये सुसाइडल बैग्स ब्लास्ट होने लगते हैं। और क्लोरोक्विनिन लाइसोजाइम पे ही काम करती है। लाइसोजाइम जो होते हैं, लाइसोजोम जो एंजाइम्स होते हैं सुसाइडल बैग्स ऑफ द सेल, तो उनको उनकी मेम्ब्रेन को इतना थोड़ा सा हार्डनेस स्टिफनेस कर देती है जिससे कि वो ब्रेक ना हो पाए। तो डेक्सामेथासोन और क्लोरोक्विनिन का ये यूज़ हो रहा है, समझ गए आप। साइटोकाइन इस टाइम अब थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग पढ़ लेते हैं इसको। मेजॉरिटी ऑफ द सीवियर केसेस एंड डेथ फ्रॉम द कोविड-19 रिजल्ट्स रनवे इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स विद द पेशेंट्स ओन इम्यून सिस्टम कॉजिंग साइटोकाइन स्टॉर्म्स दैट इज़ डिफ़िकल्ट टू इंटरप्ट। देख लीजिए आप एक बार इसको। तो जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि डेथ के रीजंस वही हैं, साइटोकाइन का लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। नॉर्मल इम्यून रिस्पॉन्स ऐसे होता है, फिर मतलब अब क्या होगा, जब साइटोकाइन रिलीज़ हुआ तो हमारे WBCs मैक्रोफेजेस आएंगे जब उसको पहचानेंगे वायरस को, फिर उनको जहाँ कहीं भी मतलब वायरस दिखेगा उनको लगेगा भाई इन्होंने हमारी सेल्स को, हमारे WBCs को इन्होंने मारा है। जब WBCs को उन्होंने अटैक किया, उनको मारा, तो फिर इम्यून सिस्टम नाराज़ हो जाता है। जब नाराज़ होगा तो फिर तो वो कंडीशन आ जाती है कि सबको मारो, अब किसी को नहीं छोड़ना है। तो इस वजह से उनको तो बस ये रहता है कि वायरस को मारना है, लेकिन उनको ये नहीं पता चलता कि जो हमारी बॉडी का कोऑर्डिनेशन है अगर वो ख़राब हो गया तो पर्सन तो बचेगा नहीं, लेकिन उनको उससे कोई मतलब नहीं, उनको तो बस वायरस को मारना है। इस वजह से वो पूरे लंग्स को ही ख़त्म कर देते हैं जहाँ जहाँ भी वायरस है। तो इस तरीके से पूरा लंग हमारा ख़त्म हो जाता है। और हालांकि जब जो नई वेव आई है जो कि अराउंड अप्रैल मई के मंथ में जो आ रही है वेव, इस वेव में क्या हो रहा है, पहले ये जो केसेस थे, ये जो साइटोकाइन स्टॉर्म आ रहा था, ये सब कुछ हो रहा था, ये अराउंड धीरे धीरे हो रहा था। अराउंड 7 वीक अगर हॉस्पिटल में है, उसके बाद अगर कंडीशन सीवियर हो रही है तब हो रहा था। लेकिन अब क्या हो रहा है, अभी अटैक हुआ उसके विदिन 24 आवर्स और 2 डेज़ के अंदर अंदर बहुत बड़ा इन्फ्लेमेशन ये कर दे रहे हैं, जिसकी वजह से मतलब बहुत हद तक ये साइटोकाइन फ्लूइड्स रिलीज़ हो रहे हैं हमारे लंग्स में। तो यही एक स्टॉर्म का कारण है। और कह सकते हैं कि ये हमारी एक इम्यूनिटी, लेकिन जिन पर्सन की इम्यूनिटी बहुत स्ट्रांग है तो उसमें तो ये आते ही पहचाने जाते हैं और वहीं मार दिए जाते हैं। तो ऐसा भी हो रहा है, काफ़ी सारे पर्सन्स का क्या आ रहा है, एंटीबॉडी टेस्ट पॉजिटिव आ रहा है, लेकिन उनको कोई इन्फेक्शन भी मतलब कोविड का पता भी नहीं चला। उसमें क्या हो रहा है, हमारे जैसे वायरस आया, इम्यून सिस्टम ने पहचान लिया, पहचानने के बाद में क्या हुआ, उसके लिए एंटीबॉडीज़ बन गई और पर्सन सेफ़ है। तो ऐसे केसेस में उन पर्सन से हम लोग सीरम भी ले रहे हैं। सीरम क्या होता है, एक प्लाज्मा होता है, ब्लड का जो दूसरा कंपोनेंट होता है जो कि थोड़ा ज़्यादा क्वांटिटी में होता है, अराउंड 53%। तो उस प्लाज्मा में एंटीबॉडीज़ होती हैं। तो वो जो सीवियर पेशेंट्स हैं उनको हम वो एंटीबॉडीज़ इंजेक्ट कर देते हैं, क्योंकि उससे कोई कोगुलेशन वगैरह नहीं होता है। कोर्स ऑफ कोविड इन्फेक्शन,
स्टेज 1 एसिम्टोमेटिक वायरल रिस्पॉन्स फेज, स्टेज 2 सीवियर, ठीक है। हाइपर इन्फ्लेमेटरी फेज साइटोकाइन स्टॉर्म स्टेज 3 में आता है, जो कि सीवियर केसेस हो रहे हैं। ये भाई मोड ऑफ एंजाइम एक्शन दिखा रखा है, अगर आपका इसको स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए। Coronavirus disease 19. COVID-19 is an infectious disease caused by a newly discovered coronavirus. Most people infected with the COVID-19 virus will experience mild to moderate respiratory illness and recover without requiring special treatment. जैसे कि मैंने बताया एंटीबॉडी टेस्ट पॉजिटिव आता है तो वो क्या किसी सीन है, उस सीन में क्या हो रहा है, वायरस आ रहा है सेल में, हमारा इम्यून सिस्टम इतना एक्टिव है, हाइपर एक्टिव भी नहीं हो रहा है, इम्यून सिस्टम इतना एक्टिव है, उसका मतलब मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ मतलब डिफरेंट टाइप की एंटीबॉडी सेल्स हैं उसके, जैसी वायरस आता है उसको पहचानते हैं और उसका काम ख़त्म कर देते हैं, और उसके लिए एंटीबॉडीज़ भी विद इन वीक प्रिपेयर कर लेते हैं। और आपको एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बता रहा हूँ, जब कोई भी वायरस इन्फेक्टेड सेल हमारी इम्यून सिस्टम से लड़ती है तो 1 सेकंड में 2,000 20,000 ऐसी इतनी एंटीबॉडीज़ रिलीज़ होती हैं तब। Older peoples are those who underlying medical problems like cardiovascular diabetes, chronic respiratory and cancer more likely to develop serious illness. वही ये सब कुछ हम पढ़ चुके हैं। Protect and others from the infection by washing your hands or using alcohol. COVID-19 are frequently not touching your face. COVID-19 spreads primarily. आजकल ये जितने भी WHO की गाइडलाइंस है इससे तो सब लोग अवेयर हैं, फिर भी अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो इसको देख लीजिए। मैं हट जाता हूँ। ये WHO के द्वारा एक क्लीवेलैंड क्लिनिक के द्वारा एक इमेज जारी की गई है, उसको देख लीजिए आप। चलिए यहाँ पर हम ये अपना कोविड का जितना भी लेक्चर है इसको यहाँ पर बाइंड अप करते हैं, और नेक्स्ट लेक्चर से हम हो सकता है मलेरिया पे जाएं, या फिर अगर कोई वायरल डिजीज़ छूट रही है, या हो सकता है हम कॉमन कोल्ड, निमोनिया और ये स्वाइन फ्लू वगैरह को कवर करके फिर मलेरिया, टाइफाइड और दूसरी एस्करीज और रिंग वर्म्स, फ्लैट वर्म्स और ये जितनी भी डिजीज़ हुए हैं इन सबको कवर करके फिर हम अपना चैप्टर के दूसरे स्टेप में बढ़ेंगे, जो कि होगा इम्यून सिस्टम। इम्यून सिस्टम को हम कवर करने के बाद में अपना इम्यून सिस्टम के सारे रिस्पॉन्सेज और वो सब कुछ पढ़ेंगे, कैसे एंटीबॉडीज़ बनती हैं, कैसे वैक्सीन का प्रोडक्शन होता है, वो सारी चीज़ें पढ़ेंगे। उसके बाद फिर हम आएंगे अल्कोहल अब्यूज़ पे, कैंसर पे आएंगे डिटेल में, मेटास्टेसिस और जितने भी उसकी 2 स्टेज हैं उसको डिटेल में पढ़ेंगे, और फिर चैप्टर हमारा यहाँ पर होगा बाइंड अप, और उसके बाद में फिर हम नए चैप्टर पर जंप करेंगे। और जल्दी ही में हम केमिस्ट्री और फिज़िक्स भी स्टार्ट करेंगे अपने इस चैनल पर। तो अगर आप मतलब कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं। 1-to-1 क्लासेस चाहिए एब्सोल्युटली इन फ्री, नो फीस विल बी अप्लाइड, तो वो आप डिस्क्रिप्शन में गूगल क्लासरूम की लिंक में ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ से हम लोग आपसे कांटेक्ट कर लेंगे। और दूसरी चीज़ बात आती है, कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप डायरेक्टली कमेंट भी कर सकते हैं, ठीक है। ओके फाइन, हैव अ ग्रेट डे अहेड, थैंक यू।